नमस्कार। आज इस वीडियो के माध्यम से मेरा प्रयास होगा कि मैं आपका भारतीय संविधान का एक क्विक रिवीजन कराऊं। ठीक है, इस वीडियो में मैं पूरा संविधान कवर करूंगा। लगभग 29 मिनट या 30 मिनट के इस वीडियो में संविधान की एक व्यापक समझ आप तक पहुंचेगी। इस वीडियो में मेरा प्रयास विस्तृत रूप से बताना जरूर नहीं होगा, मैं विस्तृत रूप से नहीं बता सकता, 30 मिनट में आप संविधान को नहीं बता सकते, लेकिन मैं प्रारंभ से लेके संविधान के सभी भाग, संविधान का ऐतिहासिक विकास, संविधान की सभी अनुच्छेद, संविधान की सभी अनुसूचियां इस वीडियो में समेकित करूंगा। 24 सितंबर का जो एग्जाम दे रहे हैं, अब इतना समय नहीं बचा है, इसलिए अब जितने भी कैप्सूल वीडियो में आप तक टारगेट विद्यालयों के माध्यम से लाऊं, उसमें मेरा प्रयास यही रहेगा कि 24 सितंबर के एग्जाम देने वाले जितने भी अभ्यर्थी हैं सभी के लिए एक बहुत ही जितना भी योगदान हमारे द्वारा हो सके वो हम कर सके। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। इस वीडियो में मैं प्रारंभ करूंगा भारत के ऐतिहासिक विकास से, इसके बाद भारत के सभी भाग के बारे में चर्चा करेंगे और भारत के हर भाग में कितने अनुच्छेद हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे और जो महत्वपूर्ण जानकारी मुझे लगेगी उसकी चर्चा करेंगे। इसके अलावा संविधान निर्माण यानी कि कैबिनेट मिशन योजना के बारे में भी कुछ चर्चा होगी। देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी में इंग्लैंड में हुई थी। ठीक है, 1608 में जहांगीर के टाइम पीरियड में ब्रिटिशर्स का भारत में आगमन हुआ और ब्रिटिशर्स के आगमन के साथ ही ब्रिटेन द्वारा लिखित विधियों के माध्यम से बहुत सारे राजलेख वहां के महारानी द्वारा पारित किए गए और उन राजलेखों के माध्यम से ही भारतीय संविधान के निर्माण की एक नींव पड़ी। ठीक है, 1600 का राजलेख, इसके माध्यम से ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। इसके बाद 1726 का राजलेख आया, उसमें कुछ राइट्स दिए गए। इसके बाद 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके माध्यम से ही भारत में लिखित विधियों के माध्यम से भारतीय शासन को चलाने का प्रारंभ होता है, क्योंकि बक्सर और प्लासी युद्ध हो चुके थे। उसके माध्यम से अंग्रेजों ने भारत में एक प्रशासनिक सत्ता या राजनीतिक सत्ता के रूप में प्रशासन कार्य करना प्रारंभ किया था। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रशासन को रेगुलेट करने के लिए 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आया, जिसके महत्वपूर्ण फीचर क्या थे? बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल बना दिया गया। इसके तत्पश्चात एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी, जिसमें मुख्य न्यायाधीश कौन थे? एलिजा एम्पे। पहले बंगाल के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? वारेन हेस्टिंग थे। इसके बाद 1793 का एक्ट आया लॉर्ड कॉर्नवालिस के टाइम पीरियड पे। ठीक है, उससे पहले एक छोटा सा एक्ट आया था 1786 का एक्ट। इसके बाद 1813 का चार्टर एक मोस्ट इंपोर्टेंट एक्ट है क्योंकि इसके माध्यम से कंपनी की जो व्यापार करने की मोनोपोली थी इसको ब्रेक किया गया। ठीक है, 1813 के एक्ट में ईसाई मिशनरियों को भारत में आगमन का अधिकार दिया गया, शिक्षा के लिए 1 लाख का प्रावधान किया गया। इसके बाद 1833 का एक्ट मोस्ट इंपोर्टेंट एक्ट, इसके माध्यम से बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया और यहां से भारत में शासन की केंद्रीय प्रणाली की प्रारंभ यहां से माना। सबसे केंद्रीकृत स्वरूप 1833 के एक्ट के टाइम पीरियड पे भारत में हो गया और जितने भी ब्रिटेन में अन्य व्यापारी थे उनको भी भारत में व्यापार करने के लिए सारे मार्ग खोल दिए गए। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी की मोनोपोली पूरी तरीके से भारत में व्यापार करने और चीन के साथ व्यापार करने, चाय के व्यापार करने, सभी को समाप्त कर दिया गया। ठीक है, इसके बाद 1853 का एक्ट आया। ठीक है, लॉर्ड डलहौजी के टाइम पीरियड पे। इसके बाद 1857 की क्रांति हुई थी। उसके बाद 1858 के एक्ट के माध्यम से कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया गया। ठीक है, और अब ब्रिटिश क्राउन का शासन प्रारंभ हुआ भारत में प्रत्यक्ष रूप से। ब्रिटिश क्राउन के शासन 1858 का पहला एक्ट आया। ठीक है, और इसके माध्यम से भारत के गवर्नर जनरल को भारत का वायसराय, ठीक है, वायसराय और गवर्नर जनरल दोनों पद रहते हैं 1858 के एक्ट के बाद। वायसराय कब कहा जाता था? वायसराय तब कहा जाता था जब गवर्नर जनरल क्राउन का प्रतिनिधि बनकर के जाता था, क्राउन का प्रतिनिधि बनकर भारत में देशी रियासतों के पास जाता था, तब उसे वायसराय कहा जाता था। और जब गवर्नर जनरल ब्रिटिश प्रांतों में शासन करता था तब उसे गवर्नर जनरल ही कहा जाता था। तो इस तरीके से वायसराय का पद जो है सृजित हुआ। इसके बाद 1861 में बहुत महत्वपूर्ण अधिनियम आया, बहुत सारे इससे बदलाव किए गए। मंडलीय प्रणाली की शुरुआत की थी लॉर्ड कैनिंग द्वारा की गई थी, लॉर्ड कैनिंग थे इस समय। इसके बाद नेक्स्ट एक्ट आता है 1892 में, काफी इंपॉर्टेंट है। 1892 के बाद 1909 का एक्ट काफी महत्वपूर्ण। 1909 के एक्ट में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व प्रणाली की प्रारंभ किया गया था। ठीक है, उसके माध्यम से माल्य मिंटो सुधार भी इसे कहा जाता है। ठीक है, जो मुस्लिम वर्ग था उसके लिए अलग से सीटों का आवंटन करना और उन्हीं के द्वारा उन प्रतिनिधियों का चुनाव करना सांप्रदायिक प्रणाली के माध्यम से प्रारंभ हुआ। यहाँ से ही अंग्रेजों की फूट डालो राज करो की नीति खुल के सामने आ जाती है। इससे पहले बंगाल विभाजन हो ही चुका था लॉर्ड कर्जन द्वारा। ठीक है,
1919 में मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधार आया, काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि इसके द्वारा भारत में प्रांतों में द्वैध शासन प्रारंभ किया गया, द्विसदनीय विधायिका की नींव पड़ी। ठीक है, इसके बाद मोस्ट इंपोर्टेंट है भारत शासन अधिनियम। भारत शासन अधिनियम इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि भारतीय संविधान में ये एक बहुत बड़े सोर्स के रूप में बहुत सारे आर्टिकल अनुच्छेद भारत शासन अधिनियम 1935 से भी लिए गए हैं। ठीक है, इस अधिनियम के द्वारा अखिल भारतीय संघ की स्थापना का प्रावधान किया गया था, लेकिन वो कभी बन नहीं पाया। ठीक है, 1937 में चुनाव भी हुए थे। इसी अधिनियम के माध्यम से प्रांतों को काफी स्वायत्तता दी गई थी, प्रांतों का द्वैध शासन खत्म कर दिया गया था, लेकिन केंद्र में द्वैध शासन की व्यवस्था की गई थी। विषयों को दो भागों में बांटा गया था, हस्तांतरित विषय और आरक्षित विषय। ठीक है, केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन किया गया था। ठीक है, संघ सूची, समवर्ती सूची, राज्य सूची, यानी संघ एक तरीके से संघीय ढांचा की व्यवस्था के प्रारंभ किया गया। भारत में संघीय शासन प्रणाली है, जिसका मतलब है कि भारत में जो सेंट्रल गवर्नमेंट है यानी एक इकाई और उसकी अन्य इकाइयां राज्य सरकार है। ठीक है, दोनों के मध्य शक्तियों का स्पष्ट विभाजन संघीय शासन प्रणाली के अंतर्गत होता है। ठीक है, अमेरिका को देखा जाए तो अमेरिका एक आदर्श संघ के रूप में उसकी तुलना की जा सकती है। ठीक है, वो बात की बातें हैं। तो 1935 का नियम काफी महत्वपूर्ण था, काफी सारे प्रावधान फीचर्स थे जो भारतीय संविधान में यहां से लिए गए। इसके बाद 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ होता है और भारत में कांग्रेस जो बहुत बड़ी पार्टी थी उससे पूछे बिना भारतीय सैनिकों को युद्ध में ढकेल दिया जाता है ब्रिटिशर्स द्वारा, जिसके कारण से ब्रिटिश प्रांतों से जहां जहां पर कांग्रेस की सरकार थे, कांग्रेस ने इस्तीफा दे दिया। 28 महीनों तक गवर्नमेंट ब्रिटिश कांग्रेस द्वारा किया गया था। तो इसके बाद 1901 राजनीतिक गतिरोध प्रारंभ चालू हो जाता है, राजनीतिक गतिरोध हो जाता है, संवैधानिक गतिरोध हो जाता है। 1940 में लॉर्ड लिनलिथगो द्वारा अगस्त प्रस्ताव लाया गया, जिसके माध्यम से पहली बार यह स्वीकार किया गया कि भारतीयों को अपना संविधान बनाने का अधिकार है। ठीक है, इसके बाद 1942 में क्रिप्स मिशन आया, जिसने युद्ध के बाद जो है औपनिवेशिक राज्य के दर्जा की बात कही, या इसके अलावा और भी बहुत सारे प्रावधान किए गए थे क्रिप्स द्वारा। इसके बाद 1945 में लॉर्ड बिबल द्वारा राजनीतिक गतिरोध को दूर करने, क्योंकि क्रिप्स मिशन और अगस्त प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया गया था भारत की जो बड़ी पार्टियां थी कांग्रेस और मुस्लिम लीग द्वारा, तो तत्पश्चात जो है 1945 में लॉर्ड बिबल ने एक प्रस्ताव के माध्यम से शिमला समझौता हुआ था, जिसमें भी स्पष्ट रूप से सामंजस्य नहीं बैठ पाया। फिर इसके बाद कैबिनेट मिशन योजना आया। मोस्ट इंपोर्टेंट कैबिनेट मिशन योजना का उद्देश्य था कि भारत में एक संविधान सभा का निर्माण करना और भारत में इस राजनीतिक गतिरोध को दूर करना। तो यहां से संविधान सभा का जो निर्माण हुआ है वो कैबिनेट मिशन योजना के तहत हुआ है। ठीक है, कैबिनेट मिशन योजना के तहत संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? संविधान सभा की पहली बैठक हुई 9 दिसंबर 1946 को। पहले अध्यक्ष कौन थे? अस्थायी अध्यक्ष सत्येंद्र सिन्हा को चुना गया। 2 माह बाद 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946 को राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष चुना गया। 13 दिसंबर को जवाहरलाल नेहरू द्वारा 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू द्वारा संविधान बनाने के उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा के सामने प्रस्तुत किया गया, जिसे 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा द्वारा एक्सेप्ट कर लिया गया। ठीक है, इसके बाद माउंटबेटन योजना 3 जून 1947, इसके माध्यम से भारत पाकिस्तान के विभाजन की एक जो है यहीं से इसी योजना के माध्यम से भारत का विभाजन हुआ। और इसके बाद भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 पारित हुआ, जिसके माध्यम से भारत को 15 अगस्त 1947 को विभाजन के साथ स्वतंत्र कर दिया गया। ठीक है, 2 नए राज्य बनाए गए, एक पाकिस्तान, दूसरा भारत। और इसमें जितनी भी भारतीय रियासतें थी उनको ये अधिकार था कि वो तो पाकिस्तान में सम्मिलित हो जाए तो ब्रिटिश प्रांत में। ठीक है, इसके बाद भारतीय संविधान निरंतर बनता रहा। ठीक है, बहुत लगातार जो है बहुत सारी कमेटीज थी भारतीय संविधान में। प्रारूप समिति का नाम सुना होगा, जिसके अध्यक्ष भीमराव अम्बेडकर थे। 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति बनाई गई, जिसका काम था संविधान की ड्राफ्टिंग करना। ठीक है, इसमें 11 सदस्य के आसपास थे। इसके अलावा बहुत सारी संविधान, संघ संविधान समिति, जवाहरलाल नेहरू अध्यक्ष थे, प्रांतीय संविधान समिति, इसमें वल्लभ भाई पटेल अध्यक्ष थे, ऐसे बहुत सारी समितियां थी। ठीक है, इसमें स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। और संविधान सभा में विभाजन से पहले जो पूरे सदस्य थे, संविधान सभा के जो सदस्य अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली द्वारा चुन के आए थे, जैसे हमारे राज्यसभा के मेंबर चुन के आते हैं। ठीक है, प्रांतों के प्रतिनिधि थे। तो इस तरीके से अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली के माध्यम से संविधान सभा का गठन हुआ। संविधान 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में बनके तैयार हो गया। ठीक है, तैयार कब हुआ था? 29 नवंबर 1949 को। और 26 नवंबर 1949 को इसलिए लागू किया गया क्योंकि 26 नवंबर 1930 में पहली बार पूर्ण स्वतंत्रता
की बात की गई और पूर्ण स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था। ठीक है, आपको याद होगा 31 दिसंबर 1929 में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में लाहौर अधिवेशन में रावी तट के किनारे पूर्ण स्वतंत्रता की बात कही गई थी। ठीक है, और 26 जनवरी को पूर्ण स्वतंत्रता, इसलिए इस दिन को ऐतिहासिक बनाने के लिए ये प्रावधान किया गया था। ठीक है, इस तरीके से भारतीय संविधान जो बन के तैयार हुआ था 26 नवंबर 1949 को, उसमें प्रस्तावना थी। ठीक है, प्रेम्बल, ठीक है, प्रेम्बल को बाद में 1973 में केशवानंद भारती बाद में सुप्रीम कोर्ट द्वारा एक्सेप्ट किया गया कि संविधान का अंग है। ठीक है, बेरूबरी या फिर गोलकनाथ केस में संविधान का अंग नहीं माना गया था। तो प्रस्तावना है, मूल संविधान की बात करें, मूल संविधान में 22 भाग थे, 395 अनुच्छेद थे और 8 अनुसूचियां थी। ठीक है, लेकिन निरंतर जो है आर्टिकल 368 के तहत संविधान में संशोधन होते रहे। हमारे संविधान को काफी फ्लेक्सिबल भी बनाया गया है ताकि परिस्थितियों के अनुरूप ढलता रहे। भारतीय संविधान बहुत सारे संविधानों से ग्रहित है। ठीक है, लेकिन भारतीय परिस्थितियों के अनुसार है। जैसे कि अमेरिका के संविधान से मौलिक अधिकार लिया गया। ठीक है, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का पद लिया गया। ठीक है, राज्य की नीति निर्देशक तत्व तो आयरलैंड के संविधान से लिए गए। इसके अलावा संसदीय शासन प्रणाली ब्रिटेन के संविधान से ली गई। रूल ऑफ लॉ ब्रिटेन के संविधान से लिया गया। इसी तरीके से समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया। आपात उपबंध की बात जर्मनी के वाइमर गणराज्य के संविधान से लिया गया। ऐसे बहुत सारे प्रावधान भिन्न भिन्न राज्यों जहां जहां से महत्वपूर्ण लगे, भारतीय परिस्थितियों के अनुसार से उनको गृहीत किया गया। इसके बाद भारतीय संविधान में निरंतर संशोधन के बाद वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में भारतीय संविधान में लगभग 465 अनुच्छेद हो गए हैं। ऐसा नहीं कि 396 कोई अनुच्छेद बन गया, ऐसा नहीं है। आज भी अनुच्छेद 395 है, लेकिन कहीं ना कहीं संख्या के आधार पर देखें, जैसे कि नए बहुत सारे अनुच्छेद 243 ए से लेकर 243 ओ तक। ठीक है, ऐसे बहुत सारे अनुच्छेद लगातार, जैसे कि 51 ए ये बाद में जोड़ा गया। तो ऐसे संख्या के आधार पर 400, अभी नया रिसेंटली जोड़ा गया है 279 ए जीएसटी काउंसिल। ऐसे बहुत सारे जो नए जो है अमेंडमेंट्स होते रहे, उसके माध्यम से आर्टिकल्स की संख्या बढ़ गई। 24 भाग हैं। ठीक है, कहीं कहीं पे 25 भाग भी मिलते हैं। इसके अतिरिक्त 8 अनुसूचियां जो मूल संविधान में थी, अब वर्तमान में 12 अनुसूचियां हो गई। अनुसूची 9, 10, 11, 12 अभी जोड़ी गई रिसेंटली संविधान के निरंतर संशोधन के परिणाम स्वरूप। इस तरीके से 70 साल की इस अवधि में संविधान में काफी व्यापक परिवर्तन है और समय और परिस्थिति के अनुसार संविधान निरंतर संशोधित होता रहा। तो हम हर एक भाग के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले भाग 1, संविधान के सारे 24 भागों के बारे में चर्चा होगी। भाग 1, इसका नाम है संघ और राज्य क्षेत्र, संघ और उसका राज्य क्षेत्र। ठीक है, संघ और उसका राज्य क्षेत्र आर्टिकल 1 से 4 इसके अंतर्गत आते हैं। भाग 2 नागरिकता से संबंधित है, आर्टिकल 5 से 11 इसके अंतर्गत आते हैं। भाग 3 मूलाधिकार से संबंधित है, आर्टिकल 12 से 35 इसके अंतर्गत आते हैं। मूलाधिकार, समता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, इसके बाद शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक है, संस्कृति और शिक्षा का अधिकार अल्पसंख्यक वर्गों के लिए, और संवैधानिक उपचारों का अधिकार आर्टिकल 32। आर्टिकल 32 को बी.आर. अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है। ठीक है, प्रस्तावना को भी संविधान की आत्मा सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस एम हिदायतुल्लाह ने संविधान की आत्मा कहा है। ठीक है, तो इस तरीके से संविधान की आत्मा संबंधित ये प्रश्न पूछा जाता है तो बहुत कंफ्यूजन होता है। तो यदि बी.आर. अम्बेडकर के अनुसार पूछे तो फंडामेंटल राइट आर्टिकल 32, और यदि ऐसे ही पूछा जा रहा है तो उद्देशिका संविधान की आत्मा है। ग्रेविन एस्टिन ने डीपीएसपी, ग्रेविन एस्टिन एक राइटर है, डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट को संविधान की आत्मा कहा है। ठीक है, तो राज्य की नीति नहीं दे सकता, तो आर्टिकल 36 से 51 काफी इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 14 पंचायतों के गठन से संबंधित है। आर्टिकल 44, ठीक है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण आर्टिकल है, ये यूनिफॉर्म सिविल कोड। ठीक है, अभी ट्रिपल तलाक का मुद्दा आया, हो सकता है पूछा जा सके। ठीक है, इसके बाद आर्टिकल 4 है, ये अमेंडमेंट के बाद जोड़ा गया, 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया। आर्टिकल 51A मौलिक कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटी, वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य है। ठीक है, 11 मौलिक कर्तव्य है। 11वां मौलिक कर्तव्य जो है 86वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था, जिसके तहत 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे हैं उनके अभिभावकों को उनको शिक्षा देना अनिवार्य कर दिया गया। भाग 5 संघ से संबंधित है, आर्टिकल 53 से 151। ठीक है, संघ से इसमें राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, लोकसभा, राज्यसभा, इसके अलावा किस तरीके से विधेयक कौन कौन से, जैसे धन विधेयक, वित्त विधेयक, आर्टिकल 110 धन विधेयक से संबंधित है, आर्टिकल 117 वित्त विधेयक के बारे में है। तो और राष्ट्रपति के कौन कौन से, जैसे अध्यादेश जारी करने की शक्ति, उच्चतम न्यायालय से परामर्श लेने की शक्ति, उन सभी को इसी के अंतर्गत जो है सम्मिलित किया गया है। संघ के बारे में सेंट्रल गवर्नमेंट, पूरी सेंट्रल गवर्नमेंट का किस प्रकार से गठन होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट की विधायिका, सेंट्रल गवर्नमेंट की कार्यपालिका, सेंट्रल गवर्नमेंट की न्यायपालिका, उन सभी का आर्टिकल 124 उच्चतम न्यायालय के बारे में। ठीक है, तो सभी के बारे में यहाँ पर
पूरा प्रावधान किया गया। यहाँ तक कि आर्टिकल 76 महान्यायवादी, आर्टिकल 148 नियंत्रक कैग सीएजी नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के संबंधित है। आर्टिकल भाग 6 ये आर्टिकल 152 से लेकर 276 ये राज्य सरकार के गठन से संबंधित है। राज्यपाल, मुख्यमंत्री, विधानसभा, विधान परिषद, राज्य की विधायिका का नाम विधान मंडल है, उसके 2 सदन है, विधानसभा, विधान परिषद, दोनों के गठन के बारे में बताया गया है। ठीक है, राज्यों में विधेयकों को अनुमति कैसे प्रदान की जाएगी उनके बारे में चर्चा है। ऐसी पूरी विस्तृत चर्चा राज्य सरकार की आर्टिकल 152 से लेकर 237 तक है। ठीक है, इसके बाद भाग 7 बहुत ही महत्वपूर्ण है, संघ और राज्य क्षेत्र। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये निश्चित हो गया है। देखिए 7वां संविधान संशोधन 1956 में राज्य पुनर्गठन आयोग द्वारा जो है ये संविधान में संशोधन करके भाषाई आधार पर राज्यों का गठन किया गया था। प्रारंभ में 1956 से पहले पूरे राज्यों को 4 भागों में बांटा गया था, समूह 1, समूह बी, समूह ग्रुप 1, ग्रुप बी, ग्रुप सी, ग्रुप डी तक। ठीक है, और उसमें एक ग्रुप में पूरी जितनी रियासतें थी महत्वपूर्ण उनको रखा गया था, एक ग्रुप में ब्रिटिश प्रांत रखा गया था, एक ग्रुप में जो है चीफ कमिश्नरी प्रांतों को रखा गया था, एक ग्रुप में अंडमान निकोबार द्वीप समूह को रखा गया था। लेकिन अब 7th अमेंडमेंट के बाद इसको जो है निश्चित कर दिया गया, खत्म कर दिया गया। भाग 8 बहुत महत्वपूर्ण है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। दिल्ली आर्टिकल 239 ए ये दिल्ली से संबंधित है। दिल्ली में एक मंत्रिमंडल, एक विधानमंडल, विधानसभा और मुख्यमंत्री की ये जो है पूरा जो है भाग आर्टिकल 239 ए। ठीक है, इसके अलावा 239 से लेकर 242 तक इसमें सारा प्रावधान है। दिल्ली और पुदुचेरी 2 ही केंद्र शासित प्रदेश है जहां पर मुख्यमंत्री का पद है। ठीक है, और विधानमंडल है, वहां पे लेफ्टिनेंट गवर्नर होते हैं। बाकी हर जगह कहीं पे प्रशासक होता है, कहीं पे कमिश्नर होता है, वो राष्ट्रपति का रिप्रेजेंटेटिव होता है। इसके बाद भाग 9 ये पंचायतों से संबंधित है। ठीक है, आर्टिकल 243 से लेकर 243वां संविधान संशोधन। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बलवंत राय मेहता समिति। ठीक है, ये तो 1957 में बनी थी बलवंत राय मेहता समिति, और इसने त्रिस्तरीय पंचायती राज की बात कही थी। इसके बाद भी बहुत सारी समितियां बनी, अशोक मेहता समिति, ठीक है, द्विस्तरीय पंचायती की बात कही थी, LM सिंघवी समिति। ठीक है, तो कहीं ना कहीं पे पंचायतों से संबंधित जो है भाग 9 इसमें आर्टिकल 243 से 243 ओ, भाग 9A नगर पालिका से संबंधित है। ठीक है, म्युनिसिपैलिटीज आर्टिकल 243 पी से 243 ZG तक, और 9B जो है सहकारी समितियों से संबंधित है। आर्टिकल ये बहुत बाद में 97वां संविधान संशोधन 97वां संविधान संशोधन ये सहकारी समितियों से संबंधित है, कोऑपरेटिव सोसाइटीज, इसको आर्टिकल 19 में भी जोड़ा गया है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है भाग 10। ठीक है, अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्रों से संबंधित है। आर्टिकल 244 से लेकर 244 है। राष्ट्रपति को अधिकार है कि वो भारत के किसी भी क्षेत्र को अनुसूचित जनजाति क्षेत्र घोषित कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मध्य प्रदेश। ठीक है, यहाँ पर ट्राइबल्स वगैरह का जो भी है, अनुसूची 5 इसी से जुड़ा हुआ है। इसके बाद है भाग 11 बहुत इंपॉर्टेंट है, संघ राज्य क्षेत्रों से संबंधित है। संघ राज्य विधायी संबंध, प्रशासनिक संबंध, ये दोनों जो है भाग 13 के अंतर्गत है। 245 से 263 संघ राज्य विधायी संबंध, संघ राज्य। 249 आर्टिकल 249 कई बार पूछा जा सकता है, राज्य सूची के विषय में यदि राज्यसभा 2/3 मेजोरिटी के साथ ये घोषित कर देती है कि केंद्र सरकार यानी संसद कानून बनाए तो संसद कानून बना सकती है। तो ये जो है संघ राज्य संबंध भाग 11। भाग 12 मोस्ट इंपोर्टेंट, इस बार पूछा जाएगा, क्यों? क्योंकि जीएसटी बनी है, जीएसटी काउंसिल वगैरह सब इसी के अंतर्गत है। तो वित्त, संपत्तिवाद और संविधाओं से संबंधित है ये। इसमें वित्तीय संबंध सारे हैं, जैसे कि इसमें बहुत सारे अमेंडमेंट्स हुए हैं। ठीक है, 268, 269, 270 ये सब चुंगी, माल, कर, टैक्स, जितने अप्रत्यक्ष टैक्स है ना इसी के अंतर्गत है। 280 वित्त आयोग का गठन राष्ट्रपति द्वारा 5 साल में किया जाता है, लेकिन 279 में जीएसटी काउंसिल 279A जोड़ करके जीएसटी काउंसिल का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा 246 उसमें भी अमेंडमेंट किया गया है जीएसटी वाले में, 101वां संविधान संशोधन जीएसटी का। इसके बाद भाग 13 बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ पर 300A पहले संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार होता था, लेकिन 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को 300A में रख दिया गया है। इसके बाद भाग 13 301 से लेकर 360 भारत के राज्य क्षेत्र के बीच व्यापार, वाणिज्य और समागम से संबंधित है। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है, ये भी एक तरीके का फंडामेंटल राइट ही है। ठीक है, इससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसके बाद अलावा भाग 14 जो है संघ और राज्य के अधीन लोक सेवा, जिसकी तैयारी आप कर रहे हैं। ठीक है, संघ लोक सेवा आयोग और राज्य लोक सेवा आयोग या संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग, उनके बारे में जो है
इसमें आर्टिकल 308 से लेकर के 323 तक है। ठीक है, भाग 14 में आर्टिकल यहाँ पे मैं लिखा नहीं हूं, लेकिन जो बोलता जाऊं सुनते जाइए। इसके बाद भाग 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट, भाग 15 से पहले भाग 14A 14A ये है प्रशासनिक ट्रिब्यूनल्स, ठीक है, प्रशासनिक न्यायाधिकरण से संबंधित है। इसके बाद भाग 15, ठीक है, इसमें 14A में प्रशासनिक न्यायाधिकरण आर्टिकल 223A भाग 15 निर्वाचन से संबंधित है। ठीक है, आर्टिकल 324 से लेकर 329 तक ये जो है निर्वाचन से संबंधित है। भाग 16 कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध की बात कही गई। भाग 16 में कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध की बात की गई। आर्टिकल 330 से लेकर 342 आपको पता होगा, एंग्लो इंडियंस, 2 एंग्लो इंडियंस को लोकसभा में राष्ट्रपति मनोनीत कर सकते हैं। किस आर्टिकल के तहत? आर्टिकल 331 के तहत। और गवर्नर किसके तहत कर सकते हैं? 333 के तहत। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के जो सदस्य हैं उनको किसके तहत? आर्टिकल 330 और 332 के तहत। 330 के तहत राष्ट्रपति, 332 के तहत गवर्नर द्वारा जो है उनको विशेष प्रावधान है, उनके लिए सीटें रिजर्व जो है। तो इसमें जो है एंग्लो इंडियंस कम्युनिटी, SC/ST वर्ग, उनके लिए OBC वर्ग, सबके लिए यहीं पर प्रावधान किया गया है। इसके बाद भाग 17 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, राजभाषा से संबंधित है। आर्टिकल 343 से लेकर 351, ठीक है, राजभाषा आर्टिकल 357 से 343 से लेकर 351। इसके बाद भाग 18 आपात उपबंध, 3 प्रकार के आपात हैं, बाह्य आपात, बाह्य आक्रमण से आर्टिकल 352, 356 राष्ट्रपति शासन, 360 वित्तीय आपात। 3 बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है भारत में, राष्ट्रपति शासन ही बाह्य आक्रमण से राष्ट्रीय आपात 3 बार लग चुका है। भारत चाइना युद्ध 1962, इसके बाद 1971 में भारत बांग्लादेश युद्ध यानी भारत पाकिस्तान युद्ध जिसमें बांग्लादेश का सृजन हुआ था। 1975 में आंतरिक अशांति के आधार पे इंदिरा गांधी सरकार द्वारा आपातकाल लगाया गया था। ठीक है, आपातकाल काफी इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 358 के तहत जब आपातकाल राष्ट्रीय आपात लगता है, ऑटोमेटिक आर्टिकल 19 खत्म हो जाता है और राष्ट्रपति जी चाहे तो आर्टिकल 359 के तहत एक अधिसूचना नोटिफिकेशन जारी करके बाकी के फंडामेंटल राइट को भी खत्म कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन आर्टिकल 20 और 21 कभी नहीं खत्म होगा, किसी भी परिस्थिति में राष्ट्रपति उसे खत्म नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आते हैं आर्टिकल 19। आर्टिकल 19 मिसलेनियस टर्म्स है इसमें। ठीक है, इसमें एक ही आर्टिकल संबंधित है, इसमें 361 से लेकर 367 तक है, जिसमें परिभाषाएं दी गई बहुत सारी चीजों की। ठीक है, आर्टिकल 366 पूरा जो है परिभाषाएं 366 में दी गई हैं। इसके बाद आर्टिकल 19, ठीक है, आर्टिकल 20। आर्टिकल 20 तो सबको पता है संविधान संशोधन संबंधित है। आर्टिकल 20 संविधान संशोधन आपका जुड़ा हुआ है आर्टिकल 368 से। ठीक है, किस प्रकार से भारत के संविधान का संशोधन, ये राइट दिया गया है संसद को, भारतीय संविधान ने संसद को कहा है कि आप मुझे अमेंडमेंट करो। ठीक है, इसके बाद आर्टिकल 19 के बाद आर्टिकल 21 काफी महत्वपूर्ण है ये भी, अस्थायी संक्रमणशील, इसी के अंतर्गत जो है विशेष उपबंध किए गए हैं जम्मू कश्मीर राज्य के लिए, या फिर अदर बहुत सारे हमारे विशेष राज्य का दर्जा जिन स्टेट्स को दिया गया है, नॉर्थ ईस्ट स्टेट वगैरह भी इसी के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, बहुत सारी चीजें इसकी जो है अभी निर्सित हो गई हैं। ठीक है, कई आर्टिकल्स निर्सित कर दिए गए हैं। इसके बाद आर्टिकल भाग 22 अंतिम भाग है, ये है, इसमें जो है संक्षिप्त नाम, क्या नाम होगा संविधान का संक्षिप्त नाम, संविधान का प्रारंभ कब से होगा, और प्राधिकृत पाठ, ये आर्टिकल 393 से लेकर 395 तक इसमें संबंधित है। तो ये महत्वपूर्ण जितने भी भाग थे और अनुच्छेद थे, इतने ही डिटेल से मैं बता सकता हूं। इसके अलावा भारतीय संविधान में 12 अनुसूचियां हैं। पहली अनुसूची संबंधी किससे है? संघ के जितने भी राज्य हैं उनका नाम, उनका क्षेत्रफल सब पहली अनुसूची में लिखा हुआ है। ठीक है, इसके अलावा भाग अनुसूची 2 ये वेतन भत्तों से संबंधित है। ठीक है, संचित नीति पे जिनके वेतन भत्ते भारतीय राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा अध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति, उपराष्ट्रपति, कैग, जितने भी बड़े बड़े पद हैं, संवैधानिक पद हैं, उनका जो है संचित नीति पे जो वेतन भारित है। इसके बाद भाग 3 अनुसूची 3 शपथ से संबंधित है, औध से संबंधित है। अनुसूची 4 राज्यसभा में सीटों के आवंटन से संबंधित है। अनुसूची 5 असम, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय को छोड़कर बाकी जितने भी अनुसूचित क्षेत्र हैं, ठीक है, राष्ट्रपति जो द्वारा जो अनुसूचित जनजाति के क्षेत्र हैं उन पे प्रशासन से संबंधित है। अनुसूची 6 AMTM असम, मेघालय, मिजोरम के और त्रिपुरा, इनमें प्रशासन से संबंधित है। अनुसूची 7 बहुत ही महत्वपूर्ण है, संघ सूची, समवर्ती सूची और राज्य सूची, इनसे संबंधित है। इनमें पूरा बताया गया है कि संघ सूची में कौन कौन से विषय हैं, केंद्र राज्य संबंध से संबंधित है, पूरी शक्तियों का विभाजन किया गया है। अनुसूची 8 भाषा, जितनी भी भाषा 22 भाषाओं को अभी हमारे दर्ज किया गया है। ठीक है, इसके अलावा अनुसूची 9 लैंड रिफॉर्म से संबंधित है, भूमि के जो विधेयक होते हैं। ठीक है, अनुसूची 10 दल विधल अधिनियम, एंटी डिफेक्शन लॉ से संबंधित है। अनुसूची 11
जो हमारी ग्राम पंचायतें उनसे संबंधित है, अनुसूची 12 जो है हमारी नगर पालिकाओं से संबंधित है। अनुसूची 11 जो ग्राम पंचायतें उनमें 29 विषय हैं और नगर पालिका वाले में 18 विषय हैं। ठीक है, तो इस तरीके से सारे संविधान के भाग हो गए, सारी अनुसूचियां हो गई। ये चीजें आप 1-2 बार वीडियो देखेंगे तो याद हो जाएंगी, आपको रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, इसके अतिरिक्त संविधान में बहुत सारे संशोधन हुए हैं। ठीक है, पहला ही संशोधन करके नवी अनुसूची जोड़ी गई थी। इसके बाद 7वां संविधान संशोधन जो हुआ था वो आपका किससे जुड़ा हुआ था? राज्य पुनर्गठन आयोग से। इसके बाद 24वां संविधान संशोधन, राष्ट्रपति की पावर को खत्म किया गया। उसमें बोला गया कि राष्ट्रपति को यदि संविधान संशोधन कोई किया जाता है तो राष्ट्रपति उसमें साइन करने के लिए बाध्य है। 42वां संविधान संशोधन मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण है। 42वें संविधान संशोधन के माध्यम को लघु संविधान भी से कहा जाता है, इमरजेंसी के टाइम पीरियड में हुआ था। इसके द्वारा मूल कर्तव्य को जोड़ा गया। ठीक है, संविधान के लगभग हर एक हिस्से को छुआ गया। इसके राष्ट्रपति की पावर खत्म कर दी गई, सुप्रीम कोर्ट की भी काफी पावर इससे खत्म की गई। ठीक है, संसद को बहुत ज्यादा पावर दे दी गई। ठीक है, वो चीजें आप एक बार देख लीजिएगा। आर्टिकल संशोधन 44 अमेंडमेंट, ये 17 मोरारजी देसाई की सरकार आई थी, 1978 में हुआ था। ठीक है, संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया। इसके बाद राष्ट्रपति को कुछ पावर दी गई, जैसे कि वो अपने जो भी सलाह मंत्रिपरिषद देगी वो सलाह को वो जाकर के एक बार निलंबनकारी वीटो, यानी एक बार फिर से सलाह को मंत्रिपरिषद के पास भेज सकते हैं कि आप एक बार इस पे जो है विचार करें। ठीक है, लेकिन यदि राष्ट्रपति के पास फिर से वही बात आती है तो राष्ट्रपति साइन करने के लिए बाध्य हो जाएंगे। इसके अलावा और भी बहुत सारे प्रावधान इसके अंतर्गत किए गए। 73वां संविधान संशोधन बहुत ही महत्वपूर्ण है, ग्राम पंचायतों का गठन। इसके अलावा स्थानीय स्वशासन संबंधी 74वां संविधान संशोधन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 69वां संविधान संशोधन दिल्ली से संबंधित है। दिल्ली को जो दर्जा दिया गया था राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, ठीक है, उसके तहत, और जो मुख्यमंत्री पद ये सब आर्टिकल 239 का इससे जुड़ा हुआ है। ठीक है, इस तरीके से संविधान से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें थी। अभी 101वां जो संविधान संशोधन हुआ है जीएसटी से संबंधित है। 100वां संविधान संशोधन भारत बांग्लादेश के बीच जो एग्रीमेंट हुआ था, लैंड बॉर्डर एग्रीमेंट, उससे संबंधित था। और 99 अमेंडमेंट किससे जुड़ा हुआ था? 99 अमेंडमेंट जुड़ा हुआ था एनजेसी, ठीक है, जो सुप्रीम कोर्ट के जजों की नियुक्ति से संबंधित है। तो मेरा प्रयास है यहाँ से संविधान संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पक्षों को आप तक लाना। समय सीमित है, इसलिए मेरे पास धीरे धीरे मैं और चीजें आप तक ऐसे कैप्सूल वीडियो लाता जाऊंगा। इस वीडियो में यदि आप मुझे प्रतिक्रिया करके बताएंगे तो मैं भारतीय इतिहास पे भी आपको पूरा जो है इतिहास बहुत कम समय में कवर कराने की कोशिश करूंगा। इसलिए आप एक बार प्रतिक्रिया करके जरूर बताएं। 24 सितंबर से पहले हमारी कोशिश है कि टारगेट विद आलोक के माध्यम से आप तक आपकी तैयारी पे जितना हम सहयोग दे सकें करें। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।